हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 4 है। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 52 में आता है। और ये वीडियो यूपीएससी ओरिएंटेड होगा और आप इसे किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। यानी अनुच्छेद। ठीक है, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सबसे पहला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट shall be vested in president, यानी संघ सरकार की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति में निहित होंगी। पर रियल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ दो तरह के हेड होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। तो नॉमिनल हेड एक तरीके से हम प्रेसिडेंट को मानते हैं और जो रियल हेड होता है वो प्रेसिडेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो यही मैं चीज़ यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि रियल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसको लिखो। अभी मैं इसमें आर्टिकल 53 में नीचे और लिखवाऊंगा थोड़ा सा। यानी जो मैंने लिखा, तो एक तरीके से आप प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है रियल हेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनके नाम पर सारे काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है, यानी सारी वर्किंग पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, पर इनके नाम पर। एक तरीके से एग्जांपल अगर समझाना चाहूँ तो ये बेटा, ये बाप, यानी बाप के नाम पर सारे काम बेटा करता है। बेटा बिल फाड़ता रहता है और बाप के नाम पर सारे काम होते हैं, मतलब कुछ भी गलत या कुछ भी सही प्रेसिडेंट का नाम आता है। ठीक है, यानी स्टैंपिंग पावर होती है, स्टैंप लगाते हैं। रियल हेड जो होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ये आर्टिकल 53 में आपने समझ लिया। अब देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
अभी केवल मैं आर्टिकल याद करवा रहा हूँ, बाद में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे किस तरीके से इलेक्शन होता है। तो यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है। आर्टिकल 55 में आता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग। आर्टिकल 55 में आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग, यानी किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। आर्टिकल 56 टेन्योर एंड रिजाइन। टेन्योर एंड रिजाइन यानी कार्यकाल व इस्तीफा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 56 जो है टेन्योर और रिजाइन के बारे में बात करता है, यानी उनका कार्यकाल और इस्तीफा निर्धारित किया गया है। अब आर्टिकल 57 की बात करेंगे। आर्टिकल 57 में आता है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 57 हमारा कहता है कि क्या हमारे प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं, तो हाँ हमारे प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं, और वो आर्टिकल 57 में आता है। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, ठीक है। इसे हम कहेंगे क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये आएगा आर्टिकल 58, यानी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 कहता है सर्विस कंडीशन, यानी सेवा क्या लिख रहा हूँ मैं, ये सेवा शर्तें, ठीक है, शर्तें हैं ये, ठीक है, समझ लेना। यानी आर्टिकल 59 कहता है हमारा सेवा शर्तें, यानी सर्विस कंडीशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 60 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 60 जो बात करता है, ये बात करता है ओथ के बारे में। ओथ यानी शपथ, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, तो हमारी जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति को CJI शपथ दिलाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं अभी अब बाद में इनके बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हेड होते हैं, हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। न्यायमूर्ति कहा जाता है इन्हें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर बहुत ज़्यादा होती है एक तरीके से, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से डिफरेंट होती है, जो कि जुडिशरी होती है। जुडिशरी इन्हीं के अंदर में आती है, और जुडिशरी के हेड यही होते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के हेड जो होते हैं CJI होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले ओथ दिलाने का काम चीफ CJI का होता है। और अब मान लो अगर ये अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इनको शपथ दिलाएगा सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर नोट डाल के एक और चीज़ लिखेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट को ओथ CJI दिलाते हैं और CJI को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, यानी आप ये देख सकते हो कि प्रेसिडेंट CJI को ओथ दिलाते हैं और CJI प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आ गया हमारा ओथ के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 61 देखते हैं। आर्टिकल 61 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव बाय इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को केवल इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इनके लिए रिमूवल वर्ड का प्रयोग नहीं होता, इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। यानी मैंने भी आपको बताया कि प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है और किसी के लिए भी इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबको रिमूवल का वर्ड का प्रयोग किया गया है, पर इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 71 की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट shall have right to take decision on matter of election of president एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट को, लिख दूं, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले पर निर्णय लेने का अधिकार है। यानी इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट टू टेक डिसीजन ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है अगर उन्हें कुछ गलत पाया जाता है तो। यानी जुडिशरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के मामले में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के चुनाव का मामला आता है। ठीक है, यह आर्टिकल 71 में उल्लेखित है। आर्टिकल 72 पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियाँ जो आर्टिकल 72 में आती हैं।
यानी आपने देखा होगा कि हमारा राष्ट्रपति जो है वो क्षमा करने की शक्तियाँ रखता है, यानी हमारा राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है बहुत सारे मामलों में। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट मार्शल के मामले में, जिनमें कि हमारा गवर्नर डिसीजन नहीं दे सकता, डेथ सेंटेंस के मामले में हमारे गवर्नर के पास पावर नहीं होती, तो वो सीधे हमारे राष्ट्रपति के पास केसेस को रेफर कर देता है। और अगर राष्ट्रपति चाहें तो जहाँ तक कि डेथ सेंटेंस को भी वो माफ़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे पढ़ाऊँगा, बस अभी इतना ही याद रखो कि हमारे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत पार्डन पावर होती है। ठीक है, आर्टिकल 123 123 करके याद कर सकते हो, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, शक्तियाँ। तो आर्टिकल 123 के अंदर आता है कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस पावर यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ होती हैं। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारी पार्लियामेंट वर्किंग नहीं है, मतलब ऑफ सेशन चल रहा है, अब वर्किंग में नहीं है, पार्लियामेंट को अभी तुरंत के तुरंत हम वर्किंग में नहीं ला सकते। ठीक है, तो उस समय हमारा राष्ट्रपति क्या करेगा कि वो ऑर्डिनेंस ला के कोई भी बिल बना सकता है। ठीक है, किसी भी एक्ट को बिल ला के पारित कर सकता है और उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 123 में आता है। आर्टिकल 76 देखते हैं, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करेगी आर्टिकल 76, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 76 में। ठीक है, आर्टिकल 143 को याद करेंगे, अच्छा आर्टिकल है। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। इस आर्टिकल 143 में क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेंसी ले सकता है, यानी सलाह ले सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करके लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आते हैं CJI, मेनली इन्हीं से सलाह ली जाती है। और हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट अगर CJI से सलाह लेते हैं तो CJI यहाँ पर बाउंड नहीं होते सलाह देने के लिए। और अगर CJI कोई भी सलाह देते हैं तो प्रेसिडेंट उनकी सलाह को मानने के लिए बाउंड नहीं होते, यानी दोनों एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं होते, बस सलाह ले सकते हैं और दे सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं पर बाउंड नहीं होते। गेम खेल रहे हैं यार ये, तो मतलब फिर रही का गया। अभी अयोध्या मामले में हमारे प्रेसिडेंट ने CJI से सलाह मांगी थी और उन्होंने सलाह देने से मना कर दिया था, मतलब कुछ होता ही नहीं, फ़र्क ही नहीं है, बस ऐसे ही भाई लेते हैं यार 143 में। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, इसमें आता है हमारा बजट। ठीक है, तो बजट हमारा मतलब हम बजट वर्ड नाम प्रयोग करते हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को बजट नहीं लिख के बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है,
तो सबसे पहले रेजिग्नेशन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट रिजाइन यानी इस्तीफा। प्रेसिडेंट अपना रिजाइन कैसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये अपना रिजाइन लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अब हम टेन्योर की बात करेंगे, मिटा देता हूँ पहले। हम टेन्योर की बात करते हैं। टेन्योर यानी कार्यकाल। कार्यकाल, ठीक है। टेन्योर जो होता है 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और मान लो 5 वर्ष से पहले ही पद वैकेंट यानी खाली हो जाए, तो अगर मान लो पहले ही पद खाली हो जाए, और वैकेंट किन कारणों से होता है? रीज़न होते हैं रिज़ाइन, मान लो हमारे प्रेसिडेंट रिज़ाइन देते हैं, या फिर उन्हें रिमूव कर दिया जाए या उनकी डेथ हो जाए। और हमारा जो पद ये हमारा जो खाली हो सकता है, ये पद हमारे राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी खाली नहीं रह सकता। इसे मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर, मिनिमम 6 मंथ्स के अंदर री इलेक्शन करा लिया जाता है। ठीक है, 6 मंथ्स के भीतर री इलेक्शन करा दिया जाता है। पर जो 6 मंथ्स का जो टाइम है उस वक्त के लिए तो कोई ना कोई यहाँ पर बैठेगा, तो वो जहाँ बैठता है उसे हम कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। और मान लो किसी की डेथ हो जाती है, या रिमूव कर दिया जाता है, या रिजाइन कर दिया जाता है, कौन? हमारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ भी हो जाता है तो उनकी जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा। और एक्टिंग प्रेसिडेंट को कार्य करने का मौका सबसे पहले किसे दिया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट ने भी उस पद पर आने के बाद इस्तीफा दे दिया तो फिर किसे मौका दिया जाएगा? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा हो भी चुका तो हम देखते हैं। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आता है एक्टिंग प्रेसिडेंट से कि हमारे भारत के सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे। तो हम सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने। ठीक है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी। सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी बनाए गए थे, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्थान पर बनाए गए थे 1967 में। ये बनाए गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 में जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट बने थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई 1969 में। ठीक है, तो इनकी डेथ 2 साल का डिफरेंस है, ऐसे याद कर सकते हो। तो 1969 में इनकी डेथ हो गई, तो वीवी गिरी को तुरंत के तुरंत ही 1969 में एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बने। आप दोनों की डेट याद कर सकते हो, यानी तुरंत डेथ हुई है 1969 में इनको बना दिया गया, और ये प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए थे 1967 में, और 2 साल का केवल कार्यकाल पूरा करा, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई, यानी पद खाली हो गया। और 6 मंथ के अंदर जो कि इलेक्शन चल रहा था, वीवी गिरी जिसमें खड़े हुए थे, तो वीवी गिरी ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो दूसरे नंबर के कौन बने फिर? मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
ठीक है, 1969 में ही मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बना दिया गया दूसरा एक्टिंग प्रेसिडेंट 1969 में ही, क्योंकि 2 मंथ्स के अंदर ही अंदर वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो रहे थे, पर कोई ऐसा जरूरी नहीं था, पर उन्होंने दे दिया। तो 1969 में दूसरे डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बना दिया गया। तो आपको पता होगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन से पद पर रहे होंगे, ये पद पर रहे होंगे CJI के, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहली प्रेफरेंस वाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है, फिर दूसरी प्रेफरेंस CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो उस टाइम पर ये सेकंड जो बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये जो थे हमारे CJI थे। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरे कौन बने एक्टिंग प्रेसिडेंट। BD जत्ती 1977। ठीक है, BD जत्ती को 1977 में बना दिया गया एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद जो थे 1974 में इनकी डेथ हो गई। जैसे इनकी डेथ हुई तो BD जत्ती को 1974 में नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में राष्ट्रपति बने और इनकी फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई 1977 में। इसीलिए तो मैं ऐसे याद करता हूँ, 1977 में जैसी डेथ हुई वैसे ही डॉक्टर BD जत्ती को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, ये है प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए कंप्लीटेड 35 ईयर्स। ठीक है, और 35 ईयर्स और किस किस के लिए 35 ईयर्स होती है? तो ये होती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ये होती है गवर्नर के लिए, गवर्नर जो कि स्टेट्स के होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, और मिनिमम एज यानी कम से कम जो ईयर्स की जो एज होती है कंप्लीटेड कर रहे होने चाहिए आप 35 ईयर्स, और 35 ईयर्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है और गवर्नर के लिए भी है। अगर आप 35 ईयर्स से कम के होते हो तो आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स की हम एज भी देख लेते हैं। अभी तो हमने केवल 3 लोगों की देखी है, यहाँ पर डालेंगे एजेस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। एजेस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, PM यानी प्राइम मिनिस्टर, यही लिखूंगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज। CM चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज
ठीक है। CM यानी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज। MP ऑफ लोकसभा, MP ऑफ राज्यसभा, MP ऑफ लोकसभा बनने के लिए मिनिमम एज, ठीक है। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम एज। MP ऑफ लोकसभा, MP ऑफ राज्यसभा, MLA, MLA बनने के लिए मिनिमम एज। MLC बनने के लिए मिनिमम एज, ठीक है। तो MLA ये क्या होता है, लिख देता हूँ, ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं विधानसभा, विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। तो ये सब बनने के लिए इनकी मिनिमम एज, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम MP ऑफ राज्यसभा के लिए, MP ऑफ राज्यसभा के लिए, MP ऑफ राज्यसभा और MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, तो उसमें बताया था कि राज्यसभा और MLC दोनों के दोनों हाउसेज होते हैं, सेम होते हैं, पर राज्यसभा जो है स्टेट सेंट्रल के लिए होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट के लिए होता है। दोनों के लिए सेम पावर रखते हैं, दोनों अपने अपने स्थानों पर, ठीक है। तो MP ऑफ राज्यसभा की जो मिनिमम एज होगी बनने के लिए वो होगी 30 ईयर्स, कंप्लीटेड 30 ईयर्स। MLC कंप्लीटेड 30 ईयर्स, बाकी सब 25 ईयर्स। इसलिए मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को मैं साथ साथ कनेक्ट किया था वहाँ पर, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब स्थानीय सरकार के बारे में जान लेते हैं। स्थानीय सरकार की मिनिमम एजेस, स्थानीय सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, और होती हैं इसमें जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, ठीक है। इन सब के लिए होती है मिनिमम एज। मेंबर, इनके मेंबर्स बनने के लिए मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स, ठीक है। तो ये स्थानीय सरकार के बारे में बात हो गई। और यहाँ पर एक और नोट डाल के लिखेंगे, प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्सिमम एज, प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्सिमम एज क्या होगी, नो लिमिट। अगर आप 60 साल के भी प्रेसिडेंट बनते हो तो आप कहे जाओगे हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में और देखता हूँ कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। तो इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, री इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या री इलेक्शन हो सकता है प्रेसिडेंट का, तो हाँ हो सकता है, यस। और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे 50 से 52 से 57 से 62,
ये क्या है भाई, ये मैंने याद कर रखा है, केवल आपको 19 को छोड़ के 50, 52, 57, 62 ऐसे करना है। ये है क्या, इसे देख लेते हैं। 1950 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962। मैंने इतनी सारी डेट ये किसी कॉम्बो में याद करनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हो। ये 3 बार चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसलिए री-इलेक्ट हो सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में पीएम को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।